जय हिंद साथियों। आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2017 के प्री में आए हुए पॉलिटी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न जो आया हुआ है वो है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। जब संविधान लागू हुआ, संविधान के भाग 15 में भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा है। निर्वाचन आयोग जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है। इसके माध्यम से सबसे पहला जो आम चुनाव होता है भारत में वो होता है अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 के बीच में। इसका फिर परिणाम आता है, कई चरणों में चुनाव होता है। परिणाम आने के बाद अप्रैल 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन किया जाता है। राज्यसभा से संबंधित कुछ और प्रावधान हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या है। कि राज्यसभा के जो गठन का प्रावधान है वो हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है, जिसमें कि 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है। इस समय वर्तमान में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है कुल वो 245 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। संसद या राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो संविधान के अनुच्छेद 263 में ये प्रावधान किया गया है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। और इस अंतर्राज्यीय परिषद में कौन कौन से लोग होंगे, सदस्य कौन होंगे। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। इस परिषद में सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे और बिना विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। और अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हुआ है तो उस राज्य के राज्यपाल होंगे और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 6 मंत्री होंगे। उन 6 मंत्रियों में एक गृह मंत्री भी होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, या संसद के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का प्रारूप। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है, ये सारा प्रावधान तृतीय अनुसूची में है, तीसरे अनुसूची में है। लेकिन जो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है ये तीसरे अनुसूची में नहीं है, ये अनुच्छेद 60 में प्रावधान दिया है कि राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी। तो इसका जो ऑप्शन सही कूट जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। जब भी आम चुनाव की घोषणा की जाती है तो आम चुनाव की घोषणा पे लोकसभा जो है वो भंग कर दी जाती है। लेकिन जब लोकसभा भंग कर दी जाती है तो उसका स्पीकर जो रहता है वो अपना पद नहीं खाली करता है। जब नवगठित लोकसभा फिर से बैठती है, पहली बैठक उसकी जो होती है, तब वो अपना पद जो है स्पीकर पुराना जो रहता है वो रिक्त करता है और जो नवनिर्वाचित लोकसभा रहती है उसके सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या रहता है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है उसके सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना। शपथ दिलवाने के बाद प्रोटेम स्पीकर जो रहता है वो अपना पद त्याग करता है और जो गठित नवनिर्वाचन लोकसभा रहती है वो क्या करती है कि अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष चुनती है। स्पीकर के बारे में कुछ चीजें और महत्वपूर्ण है कि जैसे जब धन विधेयक लाया जाता है तो यह धन विधेयक है या नहीं इसका जो अंतिम निर्णय है वो स्पीकर करता है। दूसरा, जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है दोनों सदनों का, यानी राज्यसभा और लोकसभा का, तो जो उसकी अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की, वो भी लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा कथन ये दिया गया है कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। नहीं, जो राज्यपाल होते हैं जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद बनती है, उसी तरह राज्यों में विधानसभा और जिन राज्यों में अगर विधान परिषद है और राज्यपाल को मिलाकर ही राज्य विधानसभा बनती है। तो वो विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आगे दिया गया है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि हमारे जितने राज्य हैं भारत में उनमें 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, जो कि बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो इन 6 राज्यों में जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और उनका मनोनयन राज्यपाल करते हैं। और तीसरा दिया गया है कि उनके पास कोई चौथा स्टेटमेंट जो है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। नहीं, राज्यपाल के पास में न्यायिक शक्ति होती है जो भी लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। मृत्यु दंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा करता है। तो इसके माध्यम से कौन-कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएँगे? तो इसके माध्यम से पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, वो कब तक प्रवृत्त रहेगा। तो इसके जो प्रवृत्त की जो संविधान में ये उल्लेख है कि अगर राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित कोई संकल्प है, तो वो 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा। यानी यहाँ पे आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, वो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? संविधान का जो भाग 3 है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, उसमें अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या नहीं आता है, यही पूछ रहा है। तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, या कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या मृत्युदंड। तो एक कुछ जजमेंट है, जैसे एक परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का जजमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान न करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो ये तो इससे सीधे-सीधे रिलेटेड है। दूसरा एक और जजमेंट था, वो था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का। उसमें ये कहा गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का अगर लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, तो ये भी जो अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसका उल्लंघन है। तो ये इससे रिलेटेड है। और अगर पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, इसका जो एक था, एक जजमेंट था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का। उसमें मतलब स्वच्छ जल का जो प्रावधान है कि वो भी जनता को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। एक जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का एक जजमेंट था, उसमें ये था कि अगर मृत्युदंड का कोई मामला है, तो मृत्युदंड दिए जाने पे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः मृत्युदंड को छोड़कर अन्य सभी जो विकल्प हैं, वो अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। इस प्रश्न के जो सारे विकल्प हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है, या दूसरा था कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो जो क्षेत्रीय परिषद है, इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। इसका जो गठन हुआ, वो हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत, जिसमें कि 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। फिर उसके उपरांत क्या होता है कि उत्तर पूर्वी परिषद का गठन जो है वो 1971 में किया जाता है, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल रहते हैं। और इसका जो गठन है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो भारत के गृह मंत्री होते हैं, वो इस क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, वो नहीं सही होगा। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लोकतांत्रिक देश यानी जहाँ पे जनता का शासन हो, जो जनता है वो सीधे तौर पर विधायिका में भाग ले, यानी जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को विधायिका में भेजती है। ठीक, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, भारत का अपना एक संविधान भी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब ऑप्शन जो दिए गए हैं, संविधान होना ही लोकतांत्रिक देश की पहचान नहीं है, और अगर लोकतांत्रिक देश है वहाँ संविधान होगा, ये भी कोई ठीक नहीं है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि वहाँ पे अपना संविधान नहीं है, लेकिन वो देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। तो इस हिसाब से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार है? चर्चा एवं प्रक्रिया स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, या अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो जो संसद सदस्य होते हैं, उनको 2 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। वो 2 प्रकार के विशेषाधिकार क्या-क्या हैं कि एक तो सामूहिक विशेषाधिकार दिया जाता है, और एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार दिया जाता है। जैसे कार्रवाई चलाने का अधिकार हो गया, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार हो गया, या फिर विशेषाधिकार हनन के लिए सदस्यों और व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार हो गया। ये सारे जो हैं वो संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता है, कि मतलब उनको गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता जो सिविल गिरफ्तारी में दी गई है, ये उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, ना कि सामूहिक विशेषाधिकार है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन सी है, ये सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना का प्राप्त किया गया, यानी राज्यों के संघ जो
पहला हमारा अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो ये यूनियन ऑफ स्टेट है इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब जैसे जान लेते हैं कि जो संघीय व्यवस्था होती है, फेडरल सिस्टम जो होता है, उसमें यूनियन होता है, संघ होता है। संघ भी मतलब दो तरीके की, जैसे एक जो अमेरिका हम देखते हैं, अमेरिका क्या था कि पहले एक परिसंघ था, 13 राज्य मिलके साथ आए और कुछ मुद्दों के मामले में, जैसे उनका जो संचार का है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है और विदेशी संबंधों का मामला है, इसके मामले में केंद्र के पास था और बाकी सारी स्वायत्तता राज्यों के पास थी। तो जो यूएसए पूर्ण रूपेण जो अगर कहा जाए तो वो एक कमिंग टुगेदर है, मतलब राज्य मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें संघ जो है वो कुछ ही मामलों तक सीमित है उसके अधिकार, राज्यों के पास ज्यादा स्वतंत्रता है, राज्य जो है ज्यादा स्वायत्त है वहाँ पे। और जो कमिंग टुगेदर जहाँ पे होता है वहाँ पे जो राज्यों को कहा जाता है वो स्टेट कहा जाता है। इसी तरह जो हमारा संघीय ढांचा है जिसको अर्धसंघात्मक भी बोला जाता है, हमारे के यहाँ क्या है कि होल्डिंग टुगेदर है, जो केंद्र है वो एक तरह से राज्यों को बांधे हुआ है, यानी हमारे के यहाँ का जो केंद्र है वो ज्यादा मजबूत है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। अवशिष्ट संविधान में जो तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, केंद्र उसमें कानून बना सकता है। तो हमारा जो केंद्र है वो ज्यादा मजबूत है, और जहां पे भी होल्डिंग टुगेदर होगा उसको प्रोविंस यानी प्रांत कहा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है। कोरम क्या चीज होता है कि एक जैसे कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या का एक भाग होता है, अगर उतनी सदस्य संख्या नहीं होती है तो फिर उस सदन की बैठक नहीं हो सकती है। तो लोकसभा के मामले में ये सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो है वो कोरम है, यानी गणपूर्ति इतने सदस्य बैठक के लिए होने ही चाहिए। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अब सूची 1 से सूची 2 का न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का जो परिसीमन है वो किसमें है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये जो किया गया था ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से किया गया था, यानी बी का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई थी, ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से, यानी इसका जो सी का ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था, यानी इसका 2 सही हो जाएगा। और ये जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है, ये 38वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से किया गया था, यानी इस ए का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ये सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत एवं अमेरिका की राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, या उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो अमेरिका है उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये राज्यों के पास में है। भारत में अभी मैं एक ऊपर क्वेश्चन में ये बता भी रहा था कि कहाँ पे कमिंग टुगेदर कहाँ होल्डिंग टुगेदर का है, तो हमारा जो है वो होल्डिंग टुगेदर है, जिसमें केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। पॉकेट वीटो जान लेते हैं क्या होता है। जब भी कोई विधेयक सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति या असहमति नहीं देकर उसको कोई भी कार्रवाई ना करते हुए अपने पास रख लेते हैं उस विधेयक को, तो उसी शक्ति को पॉकेट वीटो की शक्ति कहा जाता है। तो ये राष्ट्रपति के पास भारत में भी है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे हमारे के यहाँ 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसे हमारे के यहाँ जो लोकसभा होती है उनके यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, और हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है जो राज्यों के सदस्यों के एक प्रतिनिधित्व करती है, तो अमेरिका में वहाँ पे सीनेट होती है। हमारे यहाँ राज्यसभा में जो सदस्य संख्या जो है वो यहाँ की राज्यों की जनसंख्या के आधार पर है, जबकि अमेरिका का जो सीनेट होता है इसमें हर राज्य को बराबर दर्जा प्राप्त है। हर वहाँ पे 50 राज्य हैं, हर जगह से 2-2 सदस्य चुन के आते हैं, यानी वहाँ की सीनेट की जो कुल संख्या है वो 100 है, और वहाँ पे कोई भी सदस्य जो है वो मनोनीत नहीं होते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन 3 जो हो जाएगा, यानी यहाँ पे केवल 3 वाला जो है यही एक सही है, जो दोनों के बीच में समानताएं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो जैसे चुनाव की घोषणा होती है तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। कारण दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो इसको लागू करता है, और इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे उनको निश्चित करना ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है, ना कि संसद का दायित्व है। तो यहाँ पे जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, और कारण कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। अब देख लेते हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है। कि जैसे जो केशवानंद बनाम भारत केरल राज्य का जो विवाद था,
जो कि 1973 में आया, जिसमें कि मूल संरचना की अवधारणा दी गई। तो उसमें यही है कि अगर संविधान में जो उसकी मूल अवधारणा है, उसका अगर उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जो भी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि जो न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है न्यायालय का, वो सीमित है। दूसरा ये है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएँ हैं। हमारा जो संविधान है, वो विश्व के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन करने के बाद में हमारा संविधान बनाया गया है। ये बात अलग है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, उससे लगभग 200 आर्टिकल से ज़्यादा जो हैं, उसी से ले लिए गए, लेकिन और भी कुछ प्रावधान विश्व के अनेक संविधानों से लिए गए। जैसे अमेरिका के संविधान से हमारी उद्देशिका का विचार है, मूल अधिकार हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, विधि का शासन हो गया, एकल नागरिकता का स्वरूप जो है हमारे के यहाँ, या फिर द्विसदनीय प्रणाली, लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रावधान है, वो चीज़ है। संसदीय विशेषाधिकार जो सामूहिक और व्यक्तिगत संसद के सदस्यों को मिलते हैं, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं कि जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में निहित होंगी, और सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था का जो हमारे यहाँ का प्रावधान है, वो भी कनाडा से लिया गया है। ठीक, केंद्र द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान है, वो भी कनाडा से लिया गया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि भाग 4 में दिया गया है हमारा, उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो हमारे संविधान में उधार की वस्तुएँ हैं। हमने बहुत विश्व के अनेक देशों से मिलाकर अपने संविधान का निर्माण किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, यहाँ पे सही हो जाएँगे, यानी इसका जो ऑप्शन 1 है, वो सही हो जाएगा। ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? सरकारिया आयोग जो था, वो केंद्र राज्य संबंधों के लिए गठित किया गया था 1983 में, और इसमें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, सॉरी, रिटायर्ड एक जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, आर.एस. सरकारिया, उनके अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इसमें 2 और सदस्य थे, डॉक्टर एस.आर. सेन और पी. शिवरामन। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, डॉक्टर एस.आर. सेन इसके सदस्य थे, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जैसे एक सूची में राज्य लिखा गया और दूसरे में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लिखी गई है। तो गुजरात में कुल 11 सदस्य हैं यहाँ पे, ठीक है? और कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है, वो 12 है। केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 9 है, और उड़ीसा में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, वो 10 है। ठीक है? ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।